सो वेलकम बैक एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करते हैं आज के 4 फरवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। फ्रेंड्स, यदि बात करें आज के इस डिस्कशन को तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और काफ़ी उनसे जुड़े आर्टिकल्स आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं उन सभी आर्टिकल्स का जिनके सभी एस्पेक्ट को हमें डिस्कस करना है। तो ये आर्टिकल फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होंगे। अर्बन विजन, यानी कि जो पहला हमारा आर्टिकल होगा वो हमारे एडिटोरियल पेज से रिलेवेंट होगा। अर्बन विजन जिसका नाम है, उसमें अर्बनाइजेशन संबंधित कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख है। इसके बाद यूएस और रशिया के बीच कुछ ट्रीटी होने वाली है, उस पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। साथ ही साथ पार्शियल डेमोक्रेसी एक वर्ड है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद कुछ प्रमुख आर्टिकल जो कि आज के मोस्ट मतलब इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, जैसे अगेंस्ट FIR, ECT क्या है, इसके बारे में बेसिक एस्पेक्ट समझेंगे। DNA संबंधित कुछ प्रमुख जो हमारे CGI हैं, पूर्व CGI हैं, इनके द्वारा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, उनको हम समझेंगे। साथ ही साथ होमलैंड सिक्योरिटी चीफ जो अमेरिका में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है और वो कौन है जिनको जो बिडेन ने नियुक्त किया हुआ है। इन सब ऐसी ही तमाम जानकारी को हम आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि आज के पहले आर्टिकल की, तो पहली न्यूज आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है मैसिव गैदरिंग इन हरियाणा डिमांड्स रिफिल ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला को रिफिल करने के लिए जो आपने हर दिन न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल में इस न्यूज़ को हर दिन देख रहे होंगे और आने वाले कुछ समय में भी ये न्यूज़ लगातार पहले पेज पे ही बनी रहेगी। क्योंकि आज की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि गैदरिंग हो रही है हरियाणा का जो डिमांड है ये रिपील करे इस फार्मूला को। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में जो किसान यूनियन है, फार्मर जो यूनियन है, वे सब काफ़ी किसान भारतीय किसान यूनियन वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट लगातार उनका बरकरार है। नेक्स्ट न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर एंड फार्मर जीनोसाइड हैशटैग। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि जो गवर्नमेंट ने जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसने ट्विटर को एक नोटिस लिखा था जिसमें कहा था कि जो ट्विटर पे जो भी भड़काऊ चीज़ें या सोशल मीडिया पे ट्विटर पे संबंधित कोई भी वायलेटिव चीज़ें अगर डाली जा रही हैं, हिंसात्मक बातें डाली जा रही हैं, तो आप उसको कृपया उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक करें। तो इसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल है। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि द यूनियन गवर्नमेंट has issued a notice to Twitter company with order to removal of content related to farmer genocide। तो फार्मर जीनोसाइड संबंधी जो भी कंटेंट थे वो उसको अपने मतलब कि ट्विटर से हटाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने उनसे कहा था। और द सेंट्रल एलिज दैट मटेरियल वाज डिजाइन टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेम पैशन एंड हैट्रेड। तो वो उन सभी इन्फॉर्मेशन जैसे कि हैट्रेड इन्फॉर्मेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, पैशन से संबंधित और मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी पथभ्रष्ट करने वाली कोई न्यूज है, और जो वांट दैट रिफ्यूजल टू डू मे इनवाइट पेनल एक्शन। तो इसके लिए वो एक्शन लेगी और इसलिए आप उस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। लेकिन पिछले दिनों अगर बात करें मंगलवार की, तो फिर से ट्विटर ने जितने भी अकाउंट थे मतलब उनको बंद कर दिए थे। लेकिन पिछले मंगलवार को उसने लगभग 250 अकाउंट्स को फिर से ओपन कर दिया और कहा कि इन सभी अकाउंट में उसने खुद मतलब कि उसकी मतलब कि चेकिंग की, तो उसमें कोई भी वायलेशन जो कि ट्विटर की पॉलिसी को वायलेट कर रहा हो, ऐसी कोई भी पॉलिसी देखने को नहीं मिली है। तो यही इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे। और बाकी आप जानते होंगे दिल्ली बॉर्डर पे अभी भी इंटरनेट बहाल नहीं हुआ है। इसके अंदर भी बातें लगातार न्यूज़पेपर में बनी हुई है। नेक्स्ट जो कि एडिटोरियल पेज का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है अर्बन विजन, यानी कि जो अर्बनाइजेशन के लिए जो विजन होनी चाहिए उनकी बातें कर रहा है और उसको बजट के साथ रिलेट कर रहा है। तो उसमें लिखा है मेट्रो रेल एंड बसेज हेल्प विथ मोबिलिटी बट साउंड अर्बनाइजेशन नीड्स पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए इसमें लिखा है मेट्रो रेल्स और जो बसेज हैं वो हेल्प करती है मोबिलिटी के लिए, यानी गति के लिए, गतिशीलता के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। हम जानते हैं हमारे काफ़ी टाइम को मतलब कि सेव करती हैं। बट साउंड अर्बनाइजेशन नीड पॉलिसी रिफॉर्म, लेकिन जो अर्बनाइजेशन का साउंड है उसकी आवाज़ को तेज़ करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में विभिन्न प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो उसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल है। लिखा है विद अ क्लियर फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विसेज थ्रू सेंट्रल फंडिंग बजट 2021 हैज रिकॉग्नाइज्ड द कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो आप देख पा रहे होंगे पिछले सोमवार को जो 2021 का बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया, तो इसके अंतर्गत ये है कि काफ़ी कुछ बातें अर्बनाइजेशन पे मेट्रो रेल और बस सर्विसेज के लिए काफ़ी उसका मतलब देखने को मिला है। जिसमें अंतर्गत कल भी हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जो कोलकाता है, अरे बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु, इन सब में काफ़ी मेट्रो रेल परियोजना और बसों के लिए काफ़ी मतलब कि फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग अ वेल रिकॉग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर द इकोनॉमी एंड मोर जनरली पब्लिक हेल्थ एल्दो कोविड-19 हैज़ बीन। ये सब आप जानते होंगे कोविड-19 के कारण हर चीज़ इफेक्ट अपने आप में आई हुई है, तो ये चीज़ें भी अपने आप में इफेक्ट में दिख रही थी। लेकिन कहने का मतलब ओवरऑल अगर आपको अर्बनाइजेशन को क्वालिटी को दिखाना है, अर्बनाइजेशन को डेवलप करना है, तो ये सारी चीज़ों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया है सेंट्रल फंडिंग के लिए 1957 करोड़, यानी कि 1000
सॉरी, एक है 957 करोड़ और 63,256 करोड़, 246 करोड़ और 14,788 करोड़ किसके किसके लिए? कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु के लिए जो मेट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है उसके लिए इतने अमाउंट की घोषणा हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। अब देखिए ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अर्बनाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। अब उसी लिए अगर बात करें पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसमें भी लगभग 18,000 करोड़ का प्लान बताया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अर्बनाइजेशन को अर्बन विजन देने के लिए। तो ये आर्टिकल बेसिकली उसी पे संदर्भित है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। अगले आर्टिकल में आप देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है HAL गेट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 83 lakhs LCA इन 4800 करोड़ रुपीज़ डील। तो लगभग 48,000 करोड़ की डील दी गई है HAL को, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। वो बनाएगी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएगी, जिसमें 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएगी। उसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट की डील हुई है वो लगभग 48,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो इसमें आप लोग रीड कर सकते हैं कि एट द 13th एडिशन ऑफ इंडियन एरोनॉटिक एरो इंडिया इन बेंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वाज अवार्डेड टू कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। तो आप इसको याद रखना है कि जो LCA यानी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने का लगभग 83 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसका जो पूरे कास्ट है 48,000 करोड़ रुपए है। इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL को। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें तो ये जो अपने आप में काफ़ी हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी उसके लिए एक बेहतर इनिशिएट हो सकता है, जिसपे हमारे जो फाइनेंस जो हमारे रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि वी प्लान टू स्पेंड 130 बिलियन ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन द नेक्स्ट 7-8 ईयर। तो उन्होंने इस पर कहा हुआ है कि हम अगले 7 से 8 सालों में लगभग 130 बिलियन डॉलर रुपये भी खर्च करने वाले हैं मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हुई। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की तो इसमें लिखा है थरूर जर्नलिस्ट मूव टू SC अगेंस्ट FIR। तो हम जानते हैं कि जो शशि थरूर हैं कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस MP शशि थरूर एंड सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई एंड मृणाल पांडे have moved to Supreme Court against charge to sedition of promotion of enmity criminal conspiracy leveled against them for posting malfield। देखिए कहने का मतलब क्या है, मेलफाइड जो शशि थरूर हैं और जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर केस कर दिया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा जो पोस्टिंग की गई, अनेक प्रकार के भड़काऊ मतलब बातें कही गई, उसी संदर्भित उनके ऊपर FIR हुआ था, जिसको लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में बढ़ चुके हैं। तो अगला और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि श्रीलंका ECT मूव्स यूनिलेटरल। जापान ने कहा है कि श्रीलंका जो है ECT से मूव हो गया है। और ECT क्या है, इससे क्यों मूव हुआ है और ये क्या था प्रोजेक्ट, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि 2 days आफ्टर श्रीलंका decided to scrap the 2019 agreement with India and Japan for operating the ईस्ट कोस्ट टर्मिनल, यानी ECT का जो फुल फॉर्म है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल है, इसको बनाने के लिए जापान से इज द डिसीजन ऑन यूनिलेटरल एंड रिग्रेटेबल। यानी कि बेसिकली अगर बात करें इस आर्टिकल में तो भारत और जापान के द्वारा, यानी भारत और जापान मिलकर श्रीलंका के लिए ईस्ट कोस्ट टर्मिनल बनाएंगे, यानी पोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था या फिर इस पर डीलिंग हुई थी 2019 में। इस डीलिंग से जो श्रीलंका है वो क्या कर लिया है, मूव कर लिया है, कहा कि नहीं अब इसको हम खुद, इसका कंस्ट्रक्शन हम खुद ही करेंगे। तो जो कि इस न्यूज़ के माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि वो अब यूनिलेटरल की तरफ बढ़ चुका है और इंडिया जापान उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। इस न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ DNA सैंपल्स विल लीड टू मिसयूज। तो एक हमारे जो सच एंड अनब्रिडल्ड पावर इज इजली कैपेबल टू मिसयूज एंड अब्यूज्ड बाय टारगेटिंग इनोसेंट अगेंस्ट हुम देयर इज नॉट अ शेड ऑफ एविडेंस। ये मदन लोकुर थे जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। उन्होंने कहा है कि जो DNA की सैंपलिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि अलाउिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज टू कलेक्ट DNA सैंपल्स फ्रॉम सस्पेक्टेड, कोई भी सस्पेक्टेड होता है, अभियुक्त होता है, उसको उसकी जांच के लिए जब उसकी DNA सैंपल्स ली जाती है तो उसका मिसयूज भी भविष्य में देखने को मिल सकता है। इस पर कंसर्न इन्होंने जताया हुआ है। तो कहा है कि ही सेड दैट लेट दैट DNA टेक्नोलॉजी यूज रेगुलेशन बिल 2019। तो अगले हम जानते हैं कि DNA जो रेगुलेशन बिल भी 2019 में प्रस्तावित था। इस पर बातें भी चल रही हैं कि इस पर DNA रेगुलेशन बिल भी होना चाहिए, क्योंकि जो DNA का सैंपल होता है वो किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी के लिए और उसकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है। ये बातें पूर्व रिटायर्ड जो जज हैं उनके द्वारा कहने को मिल रहा है।
अगले आर्टिकल में हम देख पा रहे होंगे कि शिव क्यू चार्जेस रिमांडेड फॉर 2 वीक्स। तो हम जानते हैं म्यांमार में काफ़ी तख्ता पलट देखने को मिल गया है, और तख्ता पलट के अंतर्गत जो मिलिट्री कूप है, यानी कि जो मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है, वो काफ़ी अपने आप में अमानवीय है, एक प्रकार से गलत है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके इतिहास को समझें तो जो वहाँ की पार्टी है, यानी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो वहाँ की पार्टी है, जिसकी प्रमुख नेता है आंग सांग सू, क्या नाम है उनका, आंग सांग सू, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, किसके द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। अब वहाँ पे मिलिट्री जनरल का जो एक प्रकार से रेगुलेशन चल रहा है पूरी तरह, क्योंकि अब देखिए इसके थोड़ा बेसिक एस्पेक्ट को समझे तो लगभग 1952 से, क्या 1952 से लेके लगभग 50 साल से भी अधिक था, यानी 2010 तक नियर अबाउट वहाँ पे मिलिट्री शासन ही चला। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हुई, और वहाँ पे भी ऐसी जनता, मतलब कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक ये बहाली नहीं चल पाई, और फिर से मिलिट्री ने क्या कर दिया, उसको फिर से अपनी हिरासत में ले लिया। और इसको लेने का जो प्रमुख कारण था कि उनका कहना यह था कि जो इलेक्शन पिछले साल हुए 2019 में, जो 2019 में इलेक्शन हुए, उसको पिछले साल जो इलेक्शन नवंबर में हुआ था, उसमें 2020 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो इलेक्शन हुआ उसमें जो विजेता बने हैं वो उसमें इलेक्शन में काफ़ी धोखाधड़ी हुई है। इसी बात को लेकर वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो मतलब जनरल हैं, एक प्रकार से मिलिट्री जो सिस्टम है, उसने पूरे सिस्टम को ही तख्ता पलट कर दिया है, और फिर से वहाँ पे मिलिट्री शासन चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यूएस एक्सटेंडेड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रसिया। तो यूएस ने, जो यूनाइटेड स्टेट ने स्टार्ट किया है रसिया के साथ नई न्यूक्लियर ट्रीटी, यानी कि नए न्यूक्लियर ट्रीटी को स्टार्ट किया है, जिसमें लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेडनेसडे एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रसिया फॉर 5 ईयर्स। तो रसिया से 5 साल के लिए नई न्यूक्लियर ट्रीटी को उसने अंजाम दिया है, जो कि अपने में काफ़ी शांतिपूर्ण और टेंशन को कम करने वाली हो सकती है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज, जो इसमें लिखा है कि जो बिडेन होमलैंड सिक्योरिटी चीफ कंफर्म। तो जो बिडेन ने अपने जो होम सिक्योरिटी जो चीफ है उनको क्या कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। बस उनके नाम को आप जानते रहिए, जिसका नाम है अल्जांद्रो मेयोर्कस। इनका नाम क्या है, अल्जांद्रो मेयोर्कस। इनको क्या कर दिया गया, जो बिडेन ने वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है उनको बेसिकली होमलैंड सिक्योरिटी चीफ। अब बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में IR संबंधी एक प्रमुख आर्टिकल पर डिस्कशन और उसके सभी बेसिक एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग भारत और उसके पड़ोसी देशों से जो उसके संबंध है, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इंडियाज रिलेशन बिटवीन अदर कंट्रीज, जो उसके अदर नेबरहुड जो कंट्री हैं, उनकी कंट्री के साथ उनके रिलेशन को इस्टेब्लिश, और उनके एग्जाम्पल, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच डिस्प्यूट को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।